नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। एक रात हावड़ा ब्रिज एक्सप्रेस में मेरी पत्नी, भाई और अब्बा जान एक साथ यात्रा करते हुए एक रहस्यमय व्यक्ति हमारी बोगी में आ जाता है। उसकी सफ़ेद लिबास और गहरी आंखें, इसके अंदर इतना डर था और वो बिना कुछ कहे हमें घूर रहा था। अचानक वो दरवाजे से कूदकर गायब हो जाता है और सुबह अखबारों में उसकी तस्वीर देखकर हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति 1962 में मृत पाया गया था। हमें एहसास होता है कि वो जीवित नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो हमारी ट्रेन में क्या कर रहा था और क्या करने आया था। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी बजा देना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हम रात के करीबन 11:30 बजे हावड़ा ब्रिज एक्सप्रेस में सवार हुए। मैं, अलीम कुरैशी, मेरी पत्नी समीरा, मेरा छोटा भाई फातिम और हमारे अब्बा जान, हम सब पटना जा रहे थे। गाड़ी के डिब्बे में हल्का सा अंधेरा था। बस बाहर से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। समीरा अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और एक घूंट लेकर बोली, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, महसूस भी हो रहा है। लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम हर सफर में ऐसी ही कहती हो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब्बा जान कुरान पढ़ रहे थे और फहीम मोबाइल पर कुछ देख रहा था। गाड़ी धीरे धीरे हावड़ा स्टेशन से निकल रही थी पटना के लिए। हमारी रात की यात्रा थी और शुरू हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक वो आदमी नहीं आया था। ठीक 12 बजे जब ट्रेन आसनसोल पार कर रही थी, दरवाजे के पास खड़ा एक आदमी हमारी ओर बड़ा, लंबी हाइट, लिबास सफ़ेद, दाढ़ी मूछ, गहरी आंखें, वो हमारे सामने वाली सीट पर आके बैठ गया, मगर एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखें बस हमें घूरी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें पहचानता हो। मैंने गौर किया कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मानो वो जमीन से थोड़ा ऊपर बैठा हो। समीरा ने हल्की आवाज में मुझसे कहा, अलीम, ये आदमी कुछ अजीब है। मैंने अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए बोला। आदमी के चेहरे पर ना कोई शक, ना कोई हवा, ना कोई भाव, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो जीवित ही नहीं है, लेकिन बस वो हमें देखे जा रहा था। करीब आधा घंटे बाद अचानक ट्रेन के झटके से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि वो आदमी अब भी हमें घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। अब्बा जान ने धीरे से उसे पूछा, बेटा कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे छोटे भाई ने घबराकर मेरी ओर देखा। मैंने भी असहज महसूस करने लगा था उस समय। लेकिन रात के करीब 3 बजे वो आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही ट्रेन ने एक ब्रिज पार किया, वो आदमी दरवाजे से बाहर कूद गया। हमने घबराकर खिड़की से झांका, मगर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस बाहर अंधेरा ही अंधेरा था और बहती हुई नदी। समीरा ने मुझसे कांपते हुए कहा, सुनो जी, ये आदमी कहाँ गायब हो सकता है? सुबह जब पटना पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर रखे एक अखबार पर मेरी नजर पड़ी।
पहली खबर ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। उसमें उसी आदमी की तस्वीर थी और हेडलाइन पर मैंने पढ़ी, दयानंद स्वामी आखिरी बार 1962 में जिंदा देखे गए, हावड़ा ब्रिज पर मृत पाए गए, लेकिन उनका शव कभी बरामद नहीं हुआ। मैंने कांपते हुए अखबार छोटे भाई को दिखाया, फिर अपनी वाइफ को दिखाया। मेरी वाइफ तो पीछे हट गई। फिर अब्बा जान कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। हमें एहसास हो चुका था कि जो आदमी हमारी बोगी में बैठा था वो कोई जिंदा इंसान नहीं था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, अगर वो आदमी सच में मर चुका है तो वो रात में हमारी ट्रेन के अंदर क्या कर रहा था और ट्रेन में क्या करने आया था। मुझे आज भी याद है जब अखबार मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। उस समय सुबह के 7:30 बज रहे थे। पटना जंक्शन पर हलचल बढ़ रही थी। मैं, समीरा, अपने छोटे भाई और अब्बा जान तब तक एक साथ थे। स्टेशन पर लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, पर हमें तो बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वही चेहरा, वही सफेद लिबास, वही गहरी आंखें, वही आदमी जो रात भर हमें बस घूरता रहा। समीरा ने मेरी बाह पकड़ ली, उसकी उंगली ठंडी हो चुकी थी। छोटे भाई ने कांपते हुए कहा, भाई ये कैसे हो सकता है? मैंने झटके से इधर उधर देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे भीड़ में वो आदमी हमें देख रहा हो। हमारी हर तरफ हमने नजर दौड़ाई, मगर जैसे ही मैंने पलक झपका वहाँ कोई नहीं था। अब्बा जान ने गहरी सांस ली और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। हमने सामान समेटकर स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से बाहर हम आ गए। पटना की सड़कों पर हल्की ठंड में चल रही हवा थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। चाय की दुकान से उठती भापों ने आवाज लगानी स्टार्ट की और माहौल सामान्य हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ सामान्य चीज नहीं थी। हमारी निगाह एक दूसरे के पास टिकी थी, एक दूसरे को देखते जा रहे थे हम। पास ही में एक गेस्ट हाउस था, हमें वहाँ रुकना था जहाँ हमने बुकिंग की थी। ऑटो में बैठते ही समीरा ने धीरे से मुझसे पूछा, क्या हमें किसी को बताना चाहिए कि हमारे साथ रात को क्या हुआ? मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में डर था। मैंने धीरे से कहा, कोई मानेगा नहीं। फिर मेरा छोटा भाई भी चुप था, उसकी नज़र सड़क पर थी। अब्बा जान ने बस सिर झुका लिया। करीब 20 मिनट के बाद हम अपने गेस्ट हाउस पहुंचे। पुरानी इमारत थी, लेकिन साफ सुथरी थी। साफ सुथरा रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारा स्वागत के लिए खड़ा था। हम गए और उसने चाबी थमाई। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, समीरा ने पर्दे हटाए और खिड़की से बाहर झांका। सामने सड़क दिख रही थी, लेकिन मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से खिड़की बंद कर दी। मेरा छोटा भाई बिस्तर पर बैठते ही बोला, भाई वो आदमी, उसने हमें क्यों देखा? वो हमें क्यों घूर रहा था? लेकिन मुझे तो खुद इसका जवाब नहीं पता था। अब्बा जान अपना कुर्ता ठीक ठाक करते हुए बोले, कुछ चीजों के जवाब तलाशने का कोई फायदा नहीं होता। इसको जितना जल्दी हो सको उतना जल्दी भूल जाओ। लेकिन क्या हम भूल सकते हैं? शायद नहीं। शाम के करीब 7 बजे जब पटना की सड़कें हल्की धुंध में डूबने लगी, हम खाना खाने के लिए गेस्ट हाउस के नीचे बने रेस्टोरेंट में आए।
वहाँ का माहौल थोड़ा हल्का था, लोग बात कर रहे थे, कहीं से हंसी की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने खाना का ऑर्डर दिया और जब तक खाना आता मैं मोबाइल में वो खबर फिर से ढूंढने लगा। दयानंद स्वामी आखिरी बार 1962 में जिंदा देखे गए। मैंने थोड़ा सा अपना गला गीला किया और उसके बाद मैंने उसी व्यक्ति का नाम गूगल पर सर्च किया। इस नाम से जुड़ी कोई और खबर देखने को नहीं मिली हमें गूगल पर। समीरा ने पूछा, बस ऐसे ही। मैंने फ़ोन लॉक कर दिया। खाना आ चुका था पर किसी का मन खाने का नहीं था। तभी मेरी नज़र अचानक सामने के शीशे पर पड़ी। वहाँ बाहर सड़क पर कोई खड़ा था। सफ़ेद कपड़ों में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसकी नज़रें वो सीधे हमारे मन पर थी। मेरे हाथ से सामान छूट गया। मेरी वाइफ बोली, क्या हुआ? मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर मैंने दोबारा शीशे की ओर देखा, लेकिन शीशे में कोई भी इंसान नजर नहीं आया। पर मुझे यकीन था कोई तो था। मेरे हाथ कांप रहे थे। हल्की रोशनी में समीरा ने मुझे घूरते हुए देखा। फिर उसने भी शीशे की ओर नजर दौड़ाई, मगर बाहर कुछ भी नहीं था। अलीम, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूँ, शायद ये मेरा भ्रम होगा। लेकिन मैं जानता था ये कोई भ्रम नहीं बल्कि हकीकत थी। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। पटना की सड़कें अब सुनसान होने लगी थी। गेस्ट हाउस लौटते हुए मेरे छोटे भाई ने बार बार पीछे मुड़कर देखा। फिर मैंने उससे पूछा, भाई तुम क्या देख रहे हो? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब अब्बा जान भी साथ में चुप थे, लेकिन उनकी तेज चलती उंगली बता रही थी कि वो कुछ सोच रहे हैं। मेरी वाइफ समीरा का चेहरा उतरा हुआ था। गेस्ट हाउस का गलियारा खाली पड़ा था। कमरे खोलते ही छोटे भाई ने खिड़की के पूरे पर्दे खींच दिए। मैंने अपने छोटे भाई को बोला, डरो मत। फिर अब्बा जान ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। उस आदमी ने हमें ट्रेन में देखा था, फिर स्टेशन पर उसकी फ़ोटो, फिर अब बाहर। समीरा बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में बेचैनी थी। हम सबको ऐसा लग रहा था, या फिर कमरे में कुछ अजीब सी घुटन हो रही थी हम सबको। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर पसीने आ रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। फिर पानी की बोतल उठाई, लेकिन मेरा हाथ लड़खड़ा गया। पानी का ढक्कन नीचे ज़मीन पर गिर गया। टिक 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 बाहर गलियारे की घड़ी की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक दरवाजे के ठीक नीचे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। समीरा ने फौरन मेरे छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया। कोई बाहर है? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अब्बा जान ने धीरे से इशारा किया, कुछ मत कहो। आहट धीरे धीरे दरवाजे के पास रुकी। मैंने सांस रोक ली। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक 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 टक, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। मेरा छोटा भाई पीछे हट गया। समीरा की सांसें तेज हो गई। फिर दूसरी दस्तक हुई, फिर तीसरी। अब अब्बा जान ने धीरे से फुसफुसाना शुरू किया। बोला, दरवाज़ा मत खोलना। हम सब दरवाजे की ओर देख रहे थे। कमरे में घड़ी की टिक 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 के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर अचानक दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद हिलने लगी।
टक 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 खटखट खटखट। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। समीरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अलीम, अंदर कोई कैसे आ सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे छोटे भाई ने सिर हिलाया। भाई, हम दूसरी मंजिल पर है। कोई गलियारे में है तो उसे सीढ़ी से आना चाहिए, लेकिन हमने किसी के आने की आवाज नहीं सुनी थी। अब्बा जान बोले, चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहो। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। दरवाजे की कुंडी अचानक तेजी से हिलने लगी। धड़ 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 धड़। उसकी जोर जोर से उसने दरवाजा खटखटाया, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। समीरा डर के मारे रोने लगी। अलीम, तुम कुछ करो। मैं हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कुंडी अब भी हिल रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, और जैसे ही दरवाजे के ठीक सामने पहुंचा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। एकदम सन्नाटा। कोई दस्तक नहीं, कोई आहट नहीं, बस खामोशी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा छोटा भाई, अब्बा जान और समीरा एक जगह पर खड़े थे। मैंने हल्के से झुककर दरवाजे के नीचे से देखा। कोई नहीं था। कमरे में घुटन और बढ़ गई। समीरा ने धीरे से कहा, क्या कोई जलने की बदबू आ रही है किसी को? तभी कमरे में खिड़की के पर्दे अचानक जोर से हिल उठे। हवा तो थी नहीं अंदर, फिर कैसे हिले? बाहर सन्नाटा था, मगर पर्दा खुद ब खुद लहरा रहा था। मेरे छोटे भाई ने पीछे हटकर बिस्तर की चादर पकड़ ली। अब्बा जान ने पहली बार डर की हल्की छलक के साथ बोला। उनके माथे पर भी पसीना था और आगे बढ़कर खिड़की के पास गए, और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, ठीक खिड़की के ठीक पार वही आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, गहरी आंखों वाला, मगर इस बार उसके चेहरे पूरी तरीके से सड़ा हुआ था। उसकी आंखों से कुछ काला काला कुछ निकल रहा था। उसके होठ हिले। तुमने कुछ देखा? समीरा चीख पड़ी। मेरा छोटा भाई पीछे हटकर दीवार पर टकरा गया। अब्बा जान की आंखें फटी रह गई। मेरी भी सांस अटक गई। वो आदमी अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अब भी हवा में लटका हुआ था। वो जमीन पर नहीं खड़ा था। और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। खिड़की के शीशों के पास से समीरा ने मुझे जोर से कहा, अलीम, पीछे हटो। मैं जम चुका था जमीन से। उसका हाथ अब खिड़की के अंदर आ चुका था। फतिमा, मेरा छोटा भाई फिर से चिल्लाया, भागो। मैंने तुरंत पीछे हटकर खिड़की का पर्दा गिरा दिया। एकदम कमरा फिर ठंडा हो गया था। हम सबकी सांसें तेज चल रही थी। अब्बा जान ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। समीरा रोते हुए बोली, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन हम अभी कहाँ जा सकते थे इतनी रात में, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर दरवाजे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा था। कमरे के बाहर किसी के चलने की धीमी धीमी आवाज़ अब साफ साफ सुनाई देने लगी थी। खटखट खटखट खटखट, ऐसे कोई नंगे पैर पर चल रहा हो, ठंडी फर्श पर, और धीरे धीरे चल रहा हो। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। कमरे की घड़ी की टिक 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 और तेज होने लगी थी, जैसे हर बीता सेकंड माहौल को और डरावना बना रहा हो। समीरा बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, और मेरा छोटा भाई दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थी। अब्बा जान के चेहरे पर तनाव था, पर वो अब भी शांत बैठे थे, शायद अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर डर की तस्वीर साफ झलक रही थी।
पहली बार मैंने अपने अब्बा को इतना डरा हुआ पाया। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से एक छाया गुजरी। हम सब ने उसे देखा, कोई बाहर चल रहा था। मेरे छोटे भाई के मुंह से हल्की सी चीख निकली। समीरा डर गई, उसने हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। बाहर कोई सांस ले रहा था, गहरी सांस ले रहा था। अलीम, समीरा ने धीरे से मेरे नाम पुकारा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने जोर से थपथपाया, थप 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 थप, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा को पीट रहा हो। समीरा चीख पड़ी। मेरे छोटे भाई ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अब्बा जान तेजी से उठे और बोले, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी डर महसूस मैं कर सकता था। दरवाजे के बाहर अब भी आवाज़ें आ रही थी, खोलो। कोई धीरे से फुसफुसाया। आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो सिर्फ मैंने ही सुनी। मैं घबरा कर पीछे हटा, दरवाजे की कुंडी को कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर हिली भी तो मैं उसे रोक लूँ। लेकिन फिर कुछ हुआ। दरवाजे के नीचे से पैरों की उंगली अंदर आ गई। सब घबरा गए। समीरा ने घबरा कर मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज़ ना निकल सके। छोटा भाई दीवार से चिपक गया। उसकी उंगली जैसी इंसानों जैसी नहीं थी, काली, पतली, पीली, नीली, मुड़ी हुई, गंदे नाखून, टूटी फूटी हालत में। अब्बा जान ने कुछ पढ़ना शुरू किया, मगर उसकी आवाज़ भी काँप रही थी। समीरा ने घबरा कर कहा, अलीम, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं कुछ कहने वाला था कि पैरों की उंगली धीरे से खिसकी, वापस बाहर चली गई। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। ना कोई आहट, ना कोई सांस लेने की आवाज़, ना कोई दस्तक, बस सन्नाटा। लेकिन कमरे में घुटन इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरा छोटा भाई फुसफुसाया, भाई ये क्या है? अब वो चला गया है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि कमरे की लाइट झपकी और कमरे की लाइट अचानक बंद हुई, फिर आई, बंद हुई, फिर आई, जली बुझी लाइट, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो। लाइट आ रही थी, लाइट जा रही थी, एक दो बार नहीं, बार बार, अचानक पूरी तरह। फिर बाद में बंद हो गई लाइट। घर के अंदर सिर्फ अंधेरा और डरावना एहसास। मेरी वाइफ समीरा तो जोर से चिल्ला पड़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई की भी चीख निकल गई। अब्बा जान की सांसें तेज हो गई थी और फिर हमने उसे देखा। कमरे के कोने में एक परछाई हिल रही थी। वो यही थी हमारे साथ, इसी कमरे में अंधेरा था, मगर सबने उससे देखा। कोने में वो खड़ी थी परछाई, धीरे धीरे लहरा रही थी, जैसे हवा में उड़ रही हो। मगर कमरे की खिड़कियां बंद थी, कोई हवा नहीं चल रही थी, पंखा भी बंद था। लेकिन रात के करीब 1:55 हो चुके थे। समीरा की पकड़ मेरे कंधों पर और कस के उसने पकड़ लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि समीरा का शरीर कांप रहा था। मेरा छोटा भाई अभी भी दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से फैल चुकी थी। अब्बा जान कुछ बुदबुदा रहे थे मन में, मगर उनकी आवाज़ भी थर थर काँप रही थी। मैंने सांस रोककर उस परछाई को गौर से देखा। अब तक वो कोने में खड़ी थी परछाई, मगर अचानक वो हिलने लगी धीरे धीरे। फिर वो आगे बढ़ने लगी हमारे पास, सीधी हमारे सामने आके खड़ी हो गई। समीरा की हल्की सी चीख निकल गई। मैंने झटके से अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और उस कोने में रोशनी डाली कुछ देखने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ दिखा नहीं। वो परछाई टॉर्च की रोशनी में गायब हो गई थी।
लेकिन कमरे में अब भी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन नज़र नहीं आया हमें। अब अब्बा जान ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। समीरा ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ अब्बा जान, निकलना होगा। मेरा भाई भी बोला, भैया निकलो यहाँ से। लेकिन बाहर क्या? वो बाहर है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी छलक रही थी। शायद गेस्ट हाउस के गलियारे की लाइट जल रही थी, लेकिन हमारे कमरे की लाइट बंद थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर कुछ सही नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। हम सब सांसें रोक के खड़े थे। मैंने कुंडी को कसकर पकड़ रखा था और फिर बाहर से आवाज आई, खट 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 खट। दरवाजा खुल चुका था। मैंने बाहर गलियारा देखा तो सुनसान पड़ा था। गेस्ट हाउस की पूरी ट्यूबलाइट चपक रही थी। अभी भी उसकी हल्की हल्की गड़गड़ की आवाज़ पूरे मोहल्ले में आ रही थी। पूरा माहौल अजीब सा बन रहा था। मैं एकदम कमरे के बाहर खड़ा था और गलियारों में नज़र दौड़ा रहा था, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। समीरा मेरे पीछे खड़ी थी। मेरा छोटा भाई और अब्बा जान धीरे धीरे बाहर आ गए। रात के 1:30 बज रहे थे। हमें गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर किसी होटल या किसी सुरक्षित जगह पर जाना था। सीढ़ी से नीचे की ओर हम चले। मैंने चारों तरफ देखा। गलियारे के कोने में कुछ हिला, एक परछाई। शायद समीरा ने धीरे से कहा, अलीम उधर देखो, सीढ़ियों पर कुछ है। मैंने देखा तो परछाई सीढ़ियों के पास खड़ी थी। वो वही था, सफ़ेद लिबास, लंबा कद, गहरी आंखें। अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर वो मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। उसके होंठ कटे फटे थे और उसके दांत दिखाई दे रहे थे, तेज, नुकीले और सड़े हुए। अब्बा जान ने धीरे से कहा, पीछे हटो, मगर वो आदमी हिलने लगा। धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते हुए, बिना जमीन पर कदम रखते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरे भाई का गला सूख गया था। अब मैं एक पल भी सोचे बिना समीरा और छोटे भाई को पीछे किया और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। हम सब नीचे भागे, लेकिन पीछे से एक बहुत भारी सांस की आवाज़ आई। बहुत करीब से वो हमारे पीछे आ रहा था, सीढ़ियों पर भागते हुए। मेरी नज़र गलियारों में थी, एक पुराने शीशे पर पड़ी। उसमें कुछ दिखा। हम भाग रहे थे, लेकिन शीशे में कुछ और दिख रहा था। हम 4 लोग नहीं थे, 5 लोग भाग रहे थे, और जो 5वां था वो ज़मीन पर नहीं था, हवा में उड़ रहा था। मेरी आंखें शीशे पर उसी 5वीं परछाई पर टिक गई। हम चारों तो भाग रहे थे, मगर वो उड़ रहा था। उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर था, सफ़ेद लिबास में हल्का सा लहराता हुआ। उसका चेहरा शीशे में साफ दिख रहा था। काली आंखें जो सीधे हमारी तरफ देख रही थी। रात के 1:35 हो चुके थे। समीरा मेरे ठीक पीछे भाग रही थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक ली हो। मेरा छोटा भाई सीढ़ियों पर लड़खड़ाया, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला। अब अब्बा जान हमसे कुछ ही कदम आगे थे। उनकी उम्र ज़्यादा थी, मगर उन्होंने कभी इतना तेज दौड़ नहीं लगाई थी। पीछे से अचानक एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आई, रुक जाओ। किसी मरे हुए इंसान जैसी थी आवाज़, खतरनाक, खड़खड़ आती, टूटी फूटी और बहुत ठंडी हवा। आवाज़ तो आई, साथ में ठंडी हवा का झोंका भी आया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम भागते रहे। गेस्ट हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर आकर हमने रिसेप्शन की ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था, काउंटर खाली पड़ा था। ना कोई मैनेजर, ना कोई गार्ड। पूरा गेस्ट हाउस जैसे वीरान हो चुका था। समीरा के कांपते होंठ से वो कुछ बुदबुदा रही थी, अलीम बाहर चलो।
अभी हमने गेस्ट हाउस के मेन दरवाजे की ओर भागना शुरू किया, तभी दरवाजे अपने आप एक झटके से बंद हो गया। धड़ाम! हम चारों वहीं रुक गए। अब अब्बा जान दरवाजे की ओर लपके और पूरी ताकत से उसे खोलने लगे, मगर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी ने बाहर से उसे जकड़ कर रखा हो। मेरा छोटा भाई इधर उधर घबरा कर देखा। अब क्या करे भाई, अब क्या करे? समीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। गेस्ट हाउस के अंदर हल्की हल्की पीली रोशनी थी, मगर माहौल पूरी तरीके से ठंडा और भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि हवा भी रुक गई है, घुटन इतनी ज़्यादा थी। फिर मैंने सुना, तुमने कुछ देखा? वही आवाज़, वही धीमी टूटी फूटी फुसफुसाने की आवाज़। सिर घुमाया और फिर मेरी धड़कन वहीं रुक गई, क्योंकि मेरे सामने अब वही आदमी खड़ा था, सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर। उसकी आंखों से अब काले पानी जैसा कोई चीज़ टपक रहा था। उसके पैरों के नाखून घिसे हुए थे फर्श पर और उसके होठों से एक भयानक मुस्कान आ रही थी। अब्बा जान ने फौरन कुछ पढ़ना शुरू किया। समीरा मेरे पीछे छिप गई। छोटा भाई का शरीर कांप रहा था और वो आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। सब कहने लगे कि हमें बचा लो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी छुड़छुड़ा गई। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा को खींचा, मगर वह अब भी बंद था। फिर अचानक गेस्ट हाउस के पुराने बल्ब के साथ बल्ब लपक लपक छपक छपक खेल करने लगे। रोशनी की हर झटके में वही आदमी एक पल के लिए गायब हो जाता, फिर अगले पर आ जाता। मतलब कि लाइट चली जाती, फिर आ जाती, तो आदमी भी चला जाता और फिर वापस आ जाता। हर बार ज़्यादा करीब हमारे आते जा रहा था वो इंसान। अब्बा जान तेजी से कुछ पढ़ रहे थे, मगर उनकी आवाज़ भी काँप रही थी। मेरा भाई अचानक से चीख पड़ा, भाई कुछ करो ना। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचा और इस बार दरवाज़ा खुल गया। हवा के एक तेज झोंके के साथ हम चारों दरवाजे से बाहर भागे। पटना की सड़कों पर, सुनसान सड़कों पर रात के करीब 1:45 हो चुके थे। दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हमें एक पल के लिए भी नहीं रुके, चाहे कुत्ते की आवाज़ हो या भैंस की आवाज़ हो। हम सीधे सड़क पर दौड़ रहे थे। जैसे ही सड़क पर पहुंचे, मेरे कानों में एक आखिरी बार उसकी आवाज़ आई, यह तो बस शुरुआत है, रात तो अभी बाकी है। मैंने टाइम देखा तो 1:50 हो चुके थे। हम चारों पटना की सड़कों पर भाग रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, मगर हमारी हालत बहुत खौफनाक थी। हमें किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था। समीरा की सांसें तेज हो रही थी, उसके पैरों की रफ्तार धीमी पड़ रही थी, लेकिन वो मेरे हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। अब्बा जान हमसे कुछ ही कदम आगे थे, लेकिन वो भी अब लड़खड़ा रहे थे। लेकिन वो बिना पीछे देखे भागते जा रहे थे। लेकिन मेरा भाई बार बार पलटकर पीछे देख रहा था, जैसे डर इस बात का है क्या वो हमारे पीछे अब भी आ रहा है या हमारे साथ साथ भागने लगा है। हमने एक ऑटो रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला रुकने को राजी नहीं था। 1-2 गाड़ी आई, लेकिन कोई गाड़ी या कोई ऑटो वाला रुकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम भागते रहे, पर अब पूरी सड़क सुनसान थी, जैसे ये शहर कभी आबाद नहीं था। ऐसा लगा, भाई अब हम कहाँ जाएं? मेरे छोटे भाई की आवाज़ आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा। सामने कुछ दूरी पर एक 24 घंटे खुला रहने वाला ढाबा दिखाई दिया।
हमने कहा वहाँ चलते हैं। मैंने कहा हम बिना एक पल रुके उस ढाबे की तरफ भागने लगे। वहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे। एक दो लोग वहाँ स्टूल पर बैठकर चाय पी रहे थे। ढाबे की पीली रोशनी और लोगों की मौजूदगी ने हमें एक पल के लिए राहत दी। हम वहाँ पहुँचे और मैं और अब्बा जान एक बेंच पर बैठ गए। समीरा हाफ रही थी। उसने अपने गले से दुपट्टा हटाकर एक लंबी सांस ली। छोटे भाई का शरीर कांप रहा था। ढाबे का मालिक हमारी हालत देखकर चौंक गया। उसने पास आकर पूछा, भाई साहब सब ठीक है ना? ऐसे भागते हुए क्यों आए हो? क्या हुआ? मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला मगर सब जैसे गले में ही अटक गए। मैं क्या बताता, कौन मानता कि जो हमारे साथ हुआ वो हकीकत है या हमारा वहम। अब्बा जान ने गहरी सांस लेकर कहा, बस रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई थी। ढाबे के मालिक ने हमें पानी लाकर पिलाया। हमने बोतल पकड़ी और पानी पीना शुरू किया। हमने पानी पिया और सांस में सांस आई, लेकिन हम अब भी कांप रहे थे। भाई कुछ अजीब हो रहा है, मेरे छोटे भाई ने धीमे से कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो पूरी तरीके से डरा हुआ था। अब भी लग रहा था कि कोई देख रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हम अकेले नहीं थे। हमारे आसपास लोग बैठे थे, लेकिन कोई था जो घूर रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और ढाबे के कोने में बैठे एक आदमी पर नजर पड़ी। सफ़ेद कपड़ा, गहरी आंखें, मगर उसका चेहरा झुका हुआ था। वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठा था, लेकिन बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था और ना ही चाय पी रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था, बस बैठा हुआ था। समीरा ने भी उसे देख लिया। उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया। अलीम शांत रहो, मैंने फुसफुसाया। ढाबे के मालिक को पैसे दिए और उठने लगे। मेरे छोटे भाई ने हल्की आवाज़ में पूछा, भाई हम क्या करें, अब भी खतरा है। मैं कुछ जवाब देने के मूड में नहीं था। इससे पहले कि ढाबे की बिजली झपकने लगी, एक पल के लिए चारों ओर अंधेरा छा गया और जब रोशनी वापस आई वो आदमी वहाँ नहीं था, गायब हो चुका था। हम सब एक दूसरे को देखे। मैंने समीरा को देखा, अब्बा जान को देखा, छोटे भाई को देखा। हम सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन खौफ तो खौफ है। अब हमारे अंदर कुछ जान में जान आई। हम वहीं बैठकर हमने चाय पिया और नाश्ता किया। अब पटना की सड़कों पर कुछ हलचल हुई। कुछ ऑटो और गाड़ियां दिखने लगी। हमने एक ऑटो रोका, स्टेशन चलने के लिए बोला। उस ड्राइवर ने सिर हिलाया। हम ऑटो में बैठ गए और इस तरह हमने अपनी जान जैसे तैसे बचा ली। इसलिए दोस्तों, मैं अभी भी कहता हूँ कि रात में सफ़र करने से बचे और हो सके तो रात में सफ़र ना करे। ना जाने कौन कब कहाँ आपको देख रहा हो। मैं हूँ सुनील कुमार और आप सुन रहे थे टूरिस्ट भूत। आज की कहानी वो भी मेरी जुबानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और डर जरूरी है।